देवता एपिसोड 16। वहां सिर्फ एक शाहीना उदास थी। मैंने पूछा, चाचा जान कहाँ है? अपने कमरे में है, गजाला ने मुंह बनाकर कहा। मम्मी की मौत का मुझे भी सदमा है, लेकिन रोने पीटने से मम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी। डैडी को न जाने कैसा सदमा है कि वो रोने के बजाय चिड़चिड़े हो गए। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, उससे में चीजें उठा उठा कर फेंकते रहते हैं। तुम उनके पास जाओगे तो बोर हो जाओगे। आओ हम कमरे में चलकर बातें करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाए, कुछ तो बोरियत दूर होगी। वो मॉडर्न जमाने की जिंदा दिल लड़की थी, जिंदगी की बातें करती थी, मरने वालों को याद करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात जाया नहीं करना चाहती थी। चची जान ने बड़ी शानदार औलाद पैदा की थी। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा। हम जरूर कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन चचा जान से मुलाकात करना भी जरूरी है, वरना उन्हें शिकायत होगी। तुम कासिम साहब से बातें करो, मैं उनसे मिलकर आता हूं। यह कहकर मैं चाचा जान के कमरे की तरफ जाने लगा। शाहीना मेरे साथ थी। उसने कहा, बाजी ठीक कहती हैं, डैडी न जाने क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं मम्मी को याद करके रोती हूं तो वो मुझे डांट देते हैं। भाईजान, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी ने जहर क्यों पिया? वो जिंदगी से बेजार क्यों हो गई थी? डैडी अब उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं यहां के हालात पर जितना गौर करती हूं उतना ही उलझती जाती हूं। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा, जिन बातों से जहन उलझता हो और उनका कोई हल नजर ना आता हो तो उनके मुताल्लिक ज्यादा ना सोचा करो। जाओ तुम आराम करो, मैं चचा जान को समझाऊंगा। वो खामोशी से सर झुकाकर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चचा जान की आवाज सुनाई दी, कौन है? चले जाओ यहां से, मुझे परेशान न करो। चचा जान, मैं हूं, फरहाद। कमरे के अंदर जरा देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुल गया। वो मेरे सामने खड़े हुए थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अंदर को धंस गई थी और सर के स्याह सफेद बाल खिचड़ी हो गए थे। इन 2 दिनों में वो इतने बूढ़े हो गए थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। मैं कमरे में आ गया। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम अपनी चची की मौत पर अफसोस का इजहार न करना। मुझे रस्मी गुफ्तगू से नफरत है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तुम बिला झिझक खुशी का इजहार करो। बेशक वो मेरी दुश्मन थी, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन की मौत पर भी अफसोस होता है। इस वक्त मैं आपकी हालत पर अफसोस करने आया हूं। जिस बीवी के इशारों पर चलते हुए आप मुझसे दुश्मनी करते रहे, आज उसकी मौत पर आप आंसू बहा सकते हैं, न खुश हो सकते हैं। वो मरने वाली आपके आंसू भी ले गई, आपकी खुशियां भी ले गई, और आप एक कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी का हिसाब कर रहे हैं कि आपने अब तक क्या पाया है और क्या खोया है। आपकी ये परेशानी और बदहाली बताती है कि आपने सिर्फ खोया है। अगर कुछ पाया है तो मुझे बताइए। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर गिर पड़े और खाली खाली नजरों से मुझे तकने लगे। मैंने उनकी सोच को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से अब किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था, बल्कि वो नहीं जानते थे कि मैं उनके लिए अब एक मुस्तकिल दर्द-सर बन गया हूं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पाया है, एक मुस्तकिल बदनामी पाई है। लोग पूछते हैं कि मेरी बीवी ने खुदकुशी क्यों की। मैं जवाब नहीं दे सकता। सोचता रह जाता हूं कि क्या जवाब दूं। कुछ लोग उस मरने वाली के मुताल्लिक शर्मनाक बातें करते हैं। मैं भी यही सोचने पर मजबूर हूं कि लोग ठीक ही बदनाम कर रहे हैं। उस औरत ने, उस फाहिशा ने अपने आशिकों में सारी दौलत लुटा दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ताज्जुब का इजहार किया, हालांकि मैं जानता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने वही कहा जो बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई है, वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले यह एतराफ करता हूं कि मैं एक मुजरिम हूं और तुम्हारे बचपन से तुम्हें लूटता आ रहा हूं। जो कुछ मैंने तुमसे लूट कर अपनी औरत को दिया, उस औरत ने वो माले गनीमत अपने आशिकों में तकसीम कर दिया। आज सुबह मैं उन बैंकों में गया था जहां तुम्हारी चची ने लाखों रुपए जमा कर रखे थे। अब वहां चंद 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, कई लाख रुपए उस औरत ने पिछले चंद माह के अरसे में निकाले हैं। बैंकों के खातों से यह बात मालूम हुई है। वो औरत लॉकर से भी लाखों के जेवरात और जरूरी दस्तावेजात निकाल कर किसी के हवाले कर गई है। मैं वाकई अपने अमाल का हिसाब कर रहा हूं कि मैंने तुमसे नेकी नहीं की, उसके सिले में मेरी बीवी ने मुझसे नेकी नहीं की। हम ये सोचकर बेईमानी करते रहते हैं कि जो होगा वो कयामत के दिन देखा जाएगा, लेकिन कयामत से पहले ही कयामत आ जाती है। वो इज्जत देने वाला, वो जिल्लत देने वाला इसी दुनिया में मुंह काला कर देता है। देखो बेटे,
मेरा काला मुंह देखो। मैं 2 दिन से इस कमरे में बंद हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि सबसे पहले अपने चेहरे की कालक तुम्हें दिखाऊंगा। फरहाद, मेरे बच्चे, मैं सजा चाहता हूं। अगर तुम सजा न दे सको तो कम से कम एक बार मेरे मुंह पर थूक दो, थूक दो। वो अचानक ही दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप कर रोने लगे। मैंने इस पत्थर की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो अपनी बीवी की मौत पर नहीं, उस बेगैरती पर रो रहे थे जो वो अपनी पीछे छोड़ गई थी। उस नाइंसाफी पर आंसू बहा रहे थे जो अब तक मेरे साथ करते रहे थे, और उस तबाही और बर्बादी का मातम कर रहे थे जो लाखों रुपए नकद और जेवरात की सूरत में उनकी तिजोरी से निकल गए थे। अब मेरे सामने उनका खाली और खोखला वजूद था, जिसके अंदर शान और शौकत मर गई थी, जिसके अंदर से गुरूर निकल चुका था, और वो बूढ़े दरख्त की तरह आसमान की तरफ सर उठाए रखने की बजाय जड़ से उखड़कर जमीन की पस्ती में झुक गए थे। कुछ भी हो, वो मेरे बुजुर्ग थे। मैं उन्हें इस तरह शर्मसार होकर रोते हुए नहीं देख सकता था। मैं आगे बढ़ा, उनके सामने एक सआदतमंद बेटी की तरह घुटने टेक दिए। फिर मैंने उनके हाथों को थाम कर कहा, चचा जान, आप मेरे साथ जैसा भी सलूक करते रहे हैं, मैं उसका गिला नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने खोया था उसे किसी हद तक पा लिया है। दरअसल मैं इस वक्त चची जान की तरफ से सफाई पेश करने आया हूं। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, चची जान मेरी दुश्मन जरूर थी, लेकिन आखिरी वक्त मेरी भलाई कर गई हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बुजुर्ग हस्ती मरने के बाद बदनाम होती रहे, लिहाजा मैं मुकम्मल सबूत के साथ उनकी तरफ से सफाई पेश करता हूं कि उन्होंने आपसे वसूल किए हुए लाखों रुपए, जेवरात के सेट और जमीनों के असली और जाली दस्तावेजात मुझे दिए हैं। वो हैरानी से और बेयकीनी से मुझे तकने लगे। वो यकीन नहीं कर सकते थे कि चची जान ने असली दस्तावेजात कभी मेरे हवाले किए होंगे। मैंने जेब से उन कागजात की फोटो स्टेट कॉपियां निकालकर उन्हें दिखाया। वो बड़े गौर से उन कागजात को देखते रहे। मैंने कहा, चचा जान, उन्होंने लाखों रुपए अपने आशिकों में तकसीम नहीं किए। ये उन पर झूठा इल्जाम है। वो तमाम रुपए मेरे पास हैं, और वो इस जहान फानी से कूच करने से पहले तमाम जेवरात भी लॉकर से निकालकर मुझे दे गई हैं। ये कहकर मैं इतनी देर तक उनके दिमाग को पढ़ने लगा। वो मुझे हैरानी से देखते हुए सोच रहे थे, क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई बेगम ने खुद ही हमारी सारी दौलत इसके हवाले कर दी थी? हमारी दौलत तो नहीं कहना चाहिए, दौलत तो इसी लड़के की है। मैं 2 दिनों से कमरे में बैठा सोच रहा हूं कि इस लड़के को मैंने बचपन से जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी कैसे करूं। लेकिन मुझसे पहले ही बेगम ने वो सब कुछ इसे वापस कर दिया जो हम अब तक इससे छीनते रहे थे। ये यकीन नहीं आता कि बेगम ने अपने किरदार की ऐसी बुलंदी का सबूत दिया है। लेकिन ये कागजात सबूत है, और फरहाद खुद ही एतराफ कर रहा है कि लाखों रुपए और जेवरात इसे मिल गए, और ये इस एतमाद से एतराफ कर रहा है कि मैं इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जमीनों के असली और नकली दस्तावेजात इसके कब्जे में हैं, और ये अदालत में मेरी जालसाजी का सबूत पेश कर सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी यही सजा होनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने वो कागजात मुझे वापस करते हुए कहा, ये कागजात दुरुस्त हैं, अब तुम मुझ पर मुकदमा चलाओ और अपनी जमीन और जमीनों से हासिल की हुई दौलत वसूल कर लो। चचा जान, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी बदनामी हमारे खानदान की बदनामी है। चची जान जो कुछ मुझे दे सकती थी वो उन्होंने दे दिया। अब आप मेरी तमाम जमीन मेरे नाम लिख दीजिए। इस तरह अदालती इंसाफ के बगैर हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये कोठी और दुकानें और दुकानों से होने वाली आमदनी अब भी आपकी होगी। मेरी मेहरबानी और रहमदिली ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि वो फिर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थामकर मेरी पेशानी को बोसा दिया। फिर फर्ते अकीदत से कहने लगे, बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। वो भी ऐसे ही रहमदिल और इंसान दोस्त थे, और मुस्कुराकर दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हारी चची जान ने मरने से पहले ही हद्दुल इम्कान तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया था। अब मैं वही करूंगा जो तुम्हारी खुशी होगी। वो बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे कि वो किस तरह तमाम जमीन और जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करेंगे। अब उनकी बातों में कोई खोट न था, और न ही उनकी सोच में कोई फरेब छुपा हुआ था। मुझे भी इत्मीनान हो गया कि चलो ठीक है, सीधी उंगली से घी निकल रहा है। इस दौरान गजाला 2 बार कमरे में आई और मुझे वहां से चलने पर इसरार करती रही। दूसरी बार मैं उसके साथ बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में कासिम
घूर कर देख रहा था क्योंकि गजाला मुझ में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। मुझसे नजरें मिलते ही कासिम ने जबरन मुस्कुराकर कहा, भाई आप बहुत लकी हैं। जब से आप यहां आए हैं गजाला आप ही की तारीफें किए जा रही हैं। ये बात नहीं कासिम, वो इठला कर बोली, तारीफें तो मैं तुम्हारी भी करती हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि फरहाद से एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतने स्मार्ट हो गए होंगे। मैंने जितनी भी तारीफें की थी उनमें बेसाख्तगी थी, बनावट नहीं थी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं खामखा की लगावट और बनावट की आदी नहीं हूं। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में ये बड़ी खूबी है कि तुम बैक वक्त कई दोस्तों की दोस्ती कदम भरती हो और उन दोस्तों को एक दूसरे का रकीब बनने पर मजबूर कर देती हो। मैंने कहा, कासिम साहब मैं तो आपको अपना रकीब नहीं समझता। आप चाहें तो गजाला के साथ तन्हा कहीं तफरीह के लिए जा सकते हैं। फरहाद, गजाला ने मीठी नाराजगी से देखते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। नहीं गजाला, हमारा साथ हमेशा रहेगा, लेकिन कासिम साहब मेहमान हैं, हमें उनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। वो खुश होकर बोली, हाँ इस लिहाज से तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन हम तीनों तफरीह के लिए निकलेंगे। पहले हम प्लाजा में अंग्रेजी फिल्म देखेंगे, इसके बाद शबाना में डिनर खाएंगे, फिर फ्लैश की बाजी होगी। मंजूर है? मंजूर है, कासिम ने हाथ उठाकर कहा। मैंने कहा, ये शबाना क्लब के मुतालिक मैंने सुना है कि वहां वसी पैमाने पर जुआ खेला जाता है। मेरा यह पहला मौका होगा। तुम मुझे बता दो कि मुझे कितनी रकम रखनी चाहिए। गजाला ने जवाब दिया, क्लब के मेंबर वहां कैश लेकर खेलने नहीं बैठते हैं। खेलने से पहले मैनेजर को अपना बैंक अकाउंट दिखाते हैं। उस अकाउंट की हद तक उन्हें खेलने की इजाजत होती है। हारने पर वो चेक लिख कर दे जाते हैं। दूसरे दिन जीतने वाले को वो रकम क्लब में अदा कर दी जाती है। मैं वहां की मेंबर हूं। मैं मैनेजर को तुम्हारे बैंक बैलेंस की जमानत दूंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तो फिर मैं बड़ी से बड़ी रकम हारने को तैयार हूं। तुम खेलने से पहले ही हारने का फैसला कर चुके हो, इसलिए कि मुकाबले पर तुम भी रहोगी। किसी हसीन लड़की को जीतने के लिए ताश की बाजी हारनी पड़ती है। वो खुश होकर कह कहे लगाने लगी। कासिम को मेरा जवाब पसंद नहीं आया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब हमें चलना चाहिए, मैंने नागबारी से कहा। जरा ठहरिए, मैं अपनी चेकबुक लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया और अपनी कोठी की तरफ जाने लगा। चेकबुक मेरी जेब में थी। दरअसल मैं उनसे अलग होकर कासिम के जहन को पढ़ना चाहता था। उसके बिगड़े हुए तेवर मुझे ख्याल ख्वानी पर मजबूर कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोठी की तरफ बढ़ते हुए कासिम की सोच पढ़ने लगा। वो ड्राइंग रूम में गजाला से बातें कर रहा था। बात कोई भी हो, पहले वो दिमाग में आती है, फिर जबान तक पहुंचती है। कासिम की बातें उसकी जबान तक पहुंचने से पहले ही मैं उसकी सोच को समझ रहा था। उसने गजाला से पूछा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? आखिर मेरी गलती तो बताओ। गजाला के जवाब को कासिम के जहन ने रिसीव किया और उसे मेरे दिमाग तक मुंतशिर किया। उसका जवाब था, तुम गलती नहीं हिमाकत कर रहे थे। तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम फरहाद से खार खा रहे हो। अगर वो क्लब जाने से इनकार कर देता तो आज उससे तगड़ा मुर्गा पूरे क्लब में तुम्हें नहीं मिलता। पता नहीं कब वक्त किस तरह इतना दौलतमंद बन गया है। अगर आज तुमने उसका बैंक अकाउंट खाली न किया तो फिर मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। डार्लिंग, गुस्सा थूक दो। मेरी हिमाकत के बावजूद वो खेलने पर आमादा है। तुम देखती जाओ, आज मैं उसे कंगाल बना दूंगा। मैं मानती हूं कि तुम माने हुए शार पर हो। पत्तेबाजी में तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन फरहाद को भी मैं बचपन से जानती हूं। क्या तुमने उसकी आंखें नहीं देखी? वो बहुत गहरी नजर रखता है। अगर उसने तुम्हारी पत्तेबाजी को समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके जवाब में कासिम ने मुझे ऐसी शर्मनाक गाली दी कि मैं तिल मिला कर रह गया। बाज़ औक़ात ख्याल खानी अज़ाब बन जाती है। दुश्मन के दिमाग में छुपी हुई गंदी से गंदी गालियां सुनकर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं मजबूर था, फौरन ही गाली के जवाब में उसकी ज़बान नहीं खींच सकता था। वैसे मैंने कसम खा ली कि इस गाली का ऐसा बदला लूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। और गजाला को तो मैं और अच्छी तरह समझ गया। वो अपनी मां पर गई थी। उसका अंजाम भी उसकी मां की तरह होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो खूबसूरत नागन आसानी से मर जाए। उसकी सजा ये होनी चाहिए कि वो जिंदा रहे और हर रोज मरने की तमन्ना करती रहे। बहरहाल उस वक्त मैंने इंतकाम लेने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और ये सोचने लगा कि एक शापर के हथकंडों से मुझे किस तरह बचना चाहिए। उस वक्त कोई मुनासिब तदबीर जहन में नहीं आई। जब मैं कार लेकर अपनी कोठी के अहाते से बाहर आया तो गजाला और कासिम भी अपनी कोठी से निकल रहे थे। गजाला मेरे पास बैठ गई, कासिम पिछली सीट पर चला गया। मैंने सोचा कि रास्ते में यके बाद दीगरे दोनों के ख्यालात पढ़ूंगा, लेकिन गजाला मेरे कानों के करीब रिकॉर्ड की तरह बोलती रही। मुझे इतना मौका ही ना मिला कि उन दोनों में से किसी की सोच को पकड़ सकता। सिनेमा हॉल में भी वो बार बार मुझे मुतवज्जे करती रही।
जब हॉल में तारीकी छा गई और फिल्म का टाइटल शुरू हो गया तो उसे मजबूरन खामोश होना पड़ा। वो मेरे और कासिम के दरमियान बैठी हुई थी। नीम तारीकी में उसने बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए सोचा, इस कमबख्त की तरफ आप ही आप दिल खिंचा जाता है। ठीक है, दिल और चीज है, दौलत और चीज है। मैं इसे दिल देने से पहले इसकी दौलत हासिल करूंगी, इसे कंगाल बनाऊं, अपना मोहताज बनाकर रखूंगी। मम्मी बहुत ही समझदार थी। जरूरतमंद नौजवानों के आगे उनकी जरूरत के मुताबिक पैसे फेंकती थी और उन्हें अपना आशिक बनाकर रखती थी। बस आखिरी वक्त में वो सठिया गई थी। न जाने किसके लिए अपनी तिजोरी खाली करती थी। अगर कहीं से 1,25,000 पर हाथ साफ न करती तो वो रकम भी वो किसी को दे देती। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं उनकी औलाद हूं और उनके रुपए मेरे काम आ रहे हैं। वो 1,25,000 के मुताल्लिक सोच रही थी। मेरे रुपए चुराने वाली मेरे पास बैठी हुई थी। फरहाद अली तैमूर की हैरत अंगेज टेलीपैथी और सस्पेंस का ये सफर जारी है। देवता की अगली किस्त और उर्दू के मशहूर नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।